हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संधान आईएएस, यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस या किसी भी अन्य पीसीएस की पीटी स्पेशल क्लास में। आज से हम इतिहास की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। पीटी की स्ट्रेटजी के लिए जो वीडियो बना है उसको आप अलग से देखिए। चूँकि पीटी में 7 विषय होते हैं: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी, विज्ञान, साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रौद्योगिकी के भी होते हैं और 7वां विषय होता है करंट अफेयर्स का। तो आज से हम इतिहास को लेके चलते हैं। इतिहास के यदि तैयारी को आप लेंगे तो यूपीएससी में प्राचीन भारत से क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं, मध्यकालीन भारत से भी काफ़ी क्वेश्चन कम होते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास कला और संस्कृति से या विरासत से ज़्यादा होते हैं। परंतु यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस के आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो भी पीसीएस या यूपीएससी जब आप देने जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लासेज होंगी वो ऑर्गेनाइज करा के कराई जाएंगी। फिलहाल हम लोग यूपी पीसीएस 2021 को फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। परंतु ये क्लासेज आपको यूपीएससी, बीपीएससी या राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस या अन्य किसी पीसीएस में भी काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलते हैं, जानते हैं इतिहास के संदर्भ में। तो सबसे पहले, यद्यपि इतिहास क्या है या उसकी अवधारणाएं क्या हैं, इसका विकास कैसे हुआ, इस प्रकार के प्रश्न या अवधारणा जीएस से कंसर्न कम होते हैं। परंतु मेरा मानना है कि यदि आप बहुत बेसिक से उसके जड़ या रूट को जानते हुए, अंतर संबंधों को समझते हुए जब आप तैयार करते हैं तो आप बेहतर समझ के साथ तैयार होते हैं। ना केवल आप विषय या कंटेंट को पढ़ते हैं, उस संदर्भ में जब आपकी तैयारी पूरी होती है तो आप प्रश्न कहाँ से आएगा, किस प्रकार से आएगा और उसका बेहतर उत्तर किस प्रकार से आप देंगे, इसको भी आप बेहतर समझ पाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? आपको पहले से पता है, इतिहास सामाजिक विज्ञान का एक विषय है। परंतु केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में तो राज्य व्यवस्था या राज्य विज्ञान, समाज शास्त्र या भूगोल, अन्य कई विषय आते हैं। फिर इतिहास को स्पेशल हम उनसे अलग कैसे करेंगे? क्या ऐसी विशेषता है जो इतिहास हमें पढ़ना चाहिए? खास करके आधुनिक भारत का इतिहास पे या समकालीन इतिहास पे यूपीएससी बहुत फोकस करती है, ध्यान देती है। तो ऐसे क्या कारण हैं, क्या आधार हैं, उनको भी ज़रा जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जानते हैं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है के संदर्भ में दो बात बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध परंतु प्रामाणिक जो अध्ययन है वो इतिहास है। परंतु प्राचीन या विगत या कभी भी जो घटनाएं घटी हैं उस संदर्भ में विगत काल की जो घटनाएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, विरासत संबंधित हो, किसी प्रकार की घटना जो घटी है वो घटना क्या है, और दूसरा उस घटना के विषय में हमारी धारणा क्या है, यानी हमारी मंशा क्या है। इन दोनों के आलोक में ही हम या इन दोनों के संदर्भ में ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पे अतीत के क्रमबद्ध सूचना एवं ज्ञान को ही इतिहास कहते हैं। अर्थात प्रामाणिक स्रोत, प्रामाणिकता का होना जरूरी है। बिकॉज अतीत में या भूत में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सब को हम इतिहास नहीं मानते। स्रोत हमेशा प्रामाणिक होने चाहिए। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे जो राज दरबारी होते थे या कवि होते थे, वो अपने राजा के वर्णन या विश्लेषण में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दे देते थे, जो वहाँ के इतिहास या भौतिक विकास से कई बार मेल नहीं खाता था। इसीलिए स्रोत हमेशा प्रामाणिक होने चाहिए। जब स्रोतों पे क्लास लेंगे हम, तब आप स्रोतों में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं अर्थात लिखित स्रोत हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा, क्या दोनों की विशेषताएं होंगी, किनको हम किस प्रकार से ज़्यादा महत्व दें, किस इतिहास के कालखंड के द्वारा या अंतर्गत, इन सभी चीज़ों को हम व्यवहारिक तौर पे समझने का, जानने का भी प्रयास करेंगे। परंतु फिलहाल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत प्रामाणिक स्रोतों के आधार पे अतीत के क्रमबद्ध सूचना या ज्ञान को ही हम इतिहास कहते हैं। तो केवल इतना ही नहीं है, इतिहास का एक क्रमिक विकास या उसकी एक श्रृंखला रही है, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। मानव के विकास के क्रमिक परंतु प्रामाणिक कहानी इतिहास है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो बंदर है इसे हम रामापिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। यही मानव का पूर्वज रहा है। परंतु जैसे ही ये मैदानों में आया, ये 4 पैर पे यानी चारों पाँव से चलने के बजाय इसने 2 हाथों को फ्री कर लिया। जैसे इसने फ्री किया, इसमें सोचने समझने, विवेक और समझ जैसी चीज़ों का विकास होने लगा, जिससे मानव सामान्य पशुओं से अलग होकर के एक तकनीकी मानव बनने लगा। धीरे-धीरे उसने आग का विकास किया, पहिया का विकास किया। प्रत्येक इस प्रकार का विकास अपने आप में क्रांति था, क्योंकि उसने मानव के संपूर्ण जीवन की व्यवस्था में ही एक बड़ा परिवर्तन लाया। आप देख पा रहे होंगे, धीरे-धीरे मानव ने औज़ार बनाया। औज़ारों से लेकर के आज का मानव कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। आज
कोविड-19 के समय आप घर बैठे क्लास कर रहे हैं, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। परंतु प्रत्येक इस प्रकार का विकास जिसने मानव के जीवन की व्यवस्था में एक यू टर्न दिया है, उसे हम क्रांति भी कहते हैं। क्रांति केवल सशस्त्र ही नहीं होता, जो व्यवस्था में एक यू टर्न दे, व्यापक परिवर्तन करा दे, उसे भी हम क्रांति कहते हैं। तो मानव के एक व्यवस्थित विकास की क्रमिक और प्रामाणिक कहानी इतिहास है। इस चित्र से भी स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें सब कुछ मिला रहता है। समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति, राजनीति के जो सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर शासन या विशासन या सुशासन या राज्य कार्य करता है, इन सबको मिला करके बनता है इतिहास। चलते हैं आगे। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, इधर एक किला है, इधर एक मंदिर है। ये एक तरफ राज्य के विशेषताओं को बताने वाला, राज्य की सुरक्षा से कंसर्न, या फिर किस प्रकार का विकास हुआ है जिसके आधार पर राजा ने या बादशाह ने या सुल्तान ने या जो भी इस प्रकार के राजन होंगे, उन्होंने एक व्यवस्था को जन्म दिया। पूजा अर्चना के लिए मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या फिर चर्च बनाए, या फिर जो भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई, वो कला और संस्कृति से धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। परंतु ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, नगर बनेंगे। साथ ही साथ जब ये सब चीज़ें होंगी तो राजत्व का सिद्धांत अर्थात राज्य किस प्रकार से चलाया जाएगा, इनका भी विकास धीरे धीरे होता जाएगा। तो ये सब आपस में जुड़े और गुथे होते हैं, और इन सबको समेकित या सम्मिलित रूप से हम इतिहास कहते हैं। अब चलते हैं इतिहास लेखन की ओर। तो इतिहास तो देखिए, प्राचीन भारत से लेकर के, या प्राचीन भारत में ही देखें, प्राचीन विश्व में देखें, तो भारत में भी रामायण हुआ, महाभारत हुआ, जिनको हम एपिक्स कहते हैं। परंतु भौतिक जो साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे रामायण और महाभारत की सूचनाएं पूरी तरह से मेल नहीं खाती। हालांकि यह भी सोचने की बात है कि कई बार अगर वो भौतिक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, तो उनमें तारतम्यता बिठा पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। परंतु इतिहास लेखन की प्रक्रिया को व्यवहार में यदि देखा जाए, तो यूनान या ग्रीक के जो प्रसिद्ध इतिहासकार, या उन्हें भूगोलवेत्ता भी कहते हैं, हेरोडोटस, इन्होंने शुरू किया। इन्होंने हिस्टोरिका की रचना की 5th सेंचुरी बीसी में, अर्थात 500 ईसा पूर्व में। इन्होंने यूनानी शब्द हिस्ट्री को हिस्टोरिया से निकाला, जिसका तात्पर्य होता है इंक्वायरी करना, अर्थात खोजबीन करना, छानबीन या खोजबीन करना। अब देखिए, खोजबीन या छानबीन किसका होता है? जो एग्जिस्ट करता है, उस पर फिर हम विचार बनाते हैं कि ये कैसा है। जैसे पेन या कोई भी घटना घटता है या कोई व्यवस्था बनती है, तो उसकी खोजबीन या छानबीन का तात्पर्य होता है वो कैसा है, क्यों है, किस प्रकार से है, जैसे प्रश्नों का वहाँ से उत्तर मिलना शुरू होता है। तो इस प्रकार के लेखन को सबसे पहले हेरोडोटस ने लिखा, इसीलिए उन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। हालांकि हेरोडोटस के रचनाओं का प्रयोग भूगोल या अन्य विषयों में भी होता है, परंतु हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। अब इतिहासकारों के अनुसार इतिहास क्या है, यानी इतिहास के संदर्भ में जो अन्य लोगों की समझ है, जैसे कॉलिंगवुड एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि इतिहास एक अद्वितीय ज्ञान है, यह मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है, यह सत्य ही प्रतीत होता है क्योंकि इतिहास में ही मनुष्य जाति के संपूर्ण अतीत समाया हुआ है। अतीत का मतलब जो पहले हमने जिया है, मानव ने जिया है, किस प्रकार से मानव ने क्रमशः अपना विकास किया है। मनुष्य जाति का संपूर्ण अतीत जो विकास के क्रमिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, कॉलिंगवुड का यह मानना है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास ज्ञान की एक शाखा ही नहीं, अपितु विशेष प्रकार का ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी भी है। अर्थात चार्ल्स फर्थ ने सबसे पहले इस बात को विश्लेषण करने का प्रयास किया कि इतिहास केवल भूत की घटना नहीं है, परंतु वह भविष्य का एक आधारशिला भी तैयार करता है। हेनरी पिनेरे के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी है। कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी है। ऑब्वियसली उपलब्धि का मतलब क्या हुआ? विकास की क्रमिक प्रक्रिया। रैप्सन ने घटनाओं अथवा विचारों के अति संबद्ध विवरण को ही इतिहास कहा है। एक तरफ घटना, और मैंने शुरू में ही बताया था कि फिर उन घटनाओं के प्रति जिस प्रकार की धारणा का विकास हम करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इसे रैप्सन ने स्पष्ट किया। परंतु अब जिन 4 लोगों की हम चर्चा करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन की प्रक्रिया में आज भी ये लोग प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं। जैसे हीगेल। हीगेल बहुत बड़े एक इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री भी इनकी गणना होती है, दार्शनिक भी थे ये। इन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार इतिहास स्वतंत्रता की चेतना के प्रगति के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात मानव के समानता, स्वतंत्रता, या इस प्रकार से जब मानव में चेतना आती है तो वो समानता के साथ विकास करता है।
तो चेतना की जो प्रगति है पूरे समाज में, पूरे समुदाय में, उसी को इतिहास कहा है उन्होंने। हालांकि उन्होंने कमेंट भी किया है, वस्तुतः इतिहास से हम यह सबक लेते हैं या समझ पाते हैं कि मानव इतिहास से कोई सबक नहीं लेता। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे अकबर और औरंगजेब का उदाहरण लें हम। औरंगजेब को प्राय एक ऑर्थोडॉक्स अर्थात सांप्रदायिक शासक माना जाता है, क्रूर शासक माना जाता है, और उसके पश्चात राज्य का जिस प्रकार से विघटन हुआ, परंतु वही अकबर को तुलनात्मक रूप से काफी सहृदयी समन्वयवादी शासक माना जाता है। और अकबर ने राज्य को जिस प्रकार से स्थायित्व दिया मध्यकाल में भारत में, ये सब आपको पता होगा या जानना चाहिए, आगे हम क्लासेस में बताएंगे भी। तो आगे भी जो शासक हुए या आज भी जिस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता की समस्या बनी हुई है, ये कहीं न कहीं वहाँ भी फिर से एक इंडिकेशन देता है कि मानव यदि इतिहास से सबक लेने लगे, तो भविष्य के निर्माण में काफ़ी सरलता और सहजता होगी, और तब भविष्य तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकता है। कार्ल मार्क्स नाम के मोहताज नहीं है, सब कोई इनको जानता है। अर्थव्यवस्था के आधार पर ही इतिहास का ये विश्लेषण करते हैं, और क्रांतियों की मतलब कई खुद तो कभी नहीं किए, परंतु क्रांतियों के आधार के तौर पे इनके विचार हमेशा कारगर रहे हैं। चाहे चीन में माओ सेतुंग ने क्रांति किया हो, या रशिया में भी क्रांति हुआ हो, आज भारत में भी साम्यवादी इतिहास लेखन काफ़ी प्रचलित रहा है। बल्कि जेएनयू में या फिर भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में साम्यवादियों का एक बहुत बड़ा लॉबी भी है। उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं, हालांकि कई मुद्दों पर असहमति सहमति बनती रहती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि बेसिकली इतिहास कुछ नहीं है, शोषक और शोषित के बीच जो संघर्ष की कहानी है वही इतिहास है। जैसे उन्होंने बुर्जुआ और प्लेटेट के बीच में, यानी बुर्जुआ और सर्वहारे के बीच में समाज के वर्गीकरण को किया। देखा कि एक वर्ग बुर्जुआ होता है जो सुविधा संपन्न होता है और वो शोषक होता है, साथ में एक सर्वहारा होता है जो मजदूर होता है, उस सुविधाओं से विपन्न होता है। उन्हीं दोनों के बीच में जो संघर्ष चलता है अपने हित के लिए, अपने व्यवहारिक हिस्से की मांग के लिए, उसी संघर्ष की गाथा इतिहास है। अर्थात उन्होंने इतिहास को केवल अर्थव्यवस्था के चश्मे से ही देखा, साथ में संघर्ष के रूप में ही देखा। हालांकि कार्ल मार्क्स का विचार पूरे विश्व में एक तरह से लागू नहीं होता, भारत में तो बहुत ही सीमित रूप से लागू हो पाता है। हालांकि उसका विश्लेषण मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस प्रकार से किया है, काफ़ी सफल भी रहे हैं वो लोग। भारत के विश्वविद्यालय के तमाम बड़े जो इतिहासकार रहे हैं वो मार्क्सवाद से कंसर्न रहे हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, काफ़ी लोग हैं, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का ये विचार इतिहास के प्रति। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन सिले, ये आप 57 के विद्रोह से लेकर के कई जगह इनके विचार को पढ़ेंगे। इनका विचार है कि इतिहास विगत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। विगत मतलब जो राजनीति पॉलिटिकली जो घटनाएं घटी हैं पास्ट में पहले, वही इतिहास है। यानी पहले का राजनीति या राजनीति की घटनाएं इतिहास है, और आज वर्तमान की राजनीति मतलब जो वर्तमान में जो राजनीति चल रहा है वो बाद में इतिहास बनेगा। चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा कंसर्न रहे हैं जॉन सिले। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार, इनका तो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा फेमस है और तमाम लोग इसको आधार बनाते हैं इतिहास क्या है में। इनके अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। अर्थात इतिहास केवल घटनाओं का कालक्रम या प्रामाणिकता के साथ अध्ययन नहीं है। अतीत का मतलब जो घटनाएं पहले घटी हैं और भविष्य जिस प्रकार से निर्मित हो रहा है, उन दोनों के बीच में वर्तमान के साथ जोड़ने का एक कड़ी का कार्य करता है इतिहास। ये कहना है प्रोफेसर E.H. कार का। आप समझ सकते हैं कि इतिहास क्या होगा। तो सामान्य तौर पे वैसे इतिहास की परिभाषाओं को बनाने के लिए विद्यार्थी या चलताऊ तरीके से इति मतलब भीति, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी, तो इस प्रकार से इतिहास की परिभाषा को हम गढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। ऑफिशियली जो चीज़ें स्वीकार्य हैं, मान्य हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दें। और जो कुछ काम की परिभाषाएं हैं, जैसे E.H. कार का परिभाषा लें कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है, बीच की कड़ी है, ये काफ़ी व्यवहारिक लगता है, प्रोग्रेसिव भी है। तो ओवरऑल इतिहास क्या है, इसकी विविध परिभाषाएं क्या है, ये आपको समझ में आई होंगी। अब इतिहास के ब्रांचेस से पहले थोड़ा हम और कुछ जान लें। जैसे आखिर क्रांतियों को क्यों हम इतिहास के अंतर्गत विशेष तौर पर पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे आग का आविष्कार, मानव ने आग का आविष्कार किया, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। पहिए का आविष्कार किया, या आप प्रोफेसर R.S. शर्मा जो प्राचीन भारत के विश्व में सबसे बड़े विद्वानों में निर्विवाद रूप से हैं, R.S. शर्मा का प्राचीन भारत का इतिहास जो NCERT उसको आप पढ़ेंगे तो प्री मौर्यंस वाले चैप्टर में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, छल्लेदार कुएं।
यहाँ लिख दे रहा हूँ, छल्लेदार कुएं। देखिए, इतिहास की व्याख्या या विश्लेषण में किस प्रकार से घटनाओं का विश्लेषण किया है प्रोफेसर आर एस शर्मा ने, तो समझ में भी आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। ये छल्लेदार कुएं प्री मौर्यंस पीरियड में एक बहुत बड़ी क्रांति थे, चूँकि भारत का पहला जो साम्राज्य बना था, यद्यपि धनानंद से पहले बड़े क्षेत्र में राज करते थे, धनानंद हो गए, महापद्मनंदिन हो गए, लेकिन प्रथम साम्राज्य के विकास को हम मौर्य साम्राज्य के रूप में ही देखते हैं। तो प्री मौर्यंस या जो प्री मगध एम्पायर बना था, उसके पहले छल्लेदार कुओं को आर एस शर्मा ने एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप दिया है, क्रांति का नाम दिया है भारत में, और कहा है कि द्वितीय नगरीकरण या अधिशेष उत्पादन के आधार में ये छल्लेदार कुएं शामिल थे। तो कैसे? अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मानव का अधिवास कहाँ हो सकता है? मानव का अधिवास वहीं बनेगा जहाँ जल के स्रोत होंगे। तो या तो नदी हो, तालाब हो या कोई झील हो, वहीं बन सकता है। तो नदी, तालाब या झील के आसपास यदि अधिवास बनेगा, तो उसी के आसपास हम कृषि का कार्य, अन्य कोई ऑक्यूपेशन या पेशा भी कर सकते हैं। परंतु छल्लेदार कुओं को क्रांति आर एस शर्मा ने इसलिए कहा है क्योंकि छल्लेदार कुएं नदियों से दूर भी बनाए जा सकते थे, और जब इन छल्लेदार कुओं से जब जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जा सकती है, तो वहाँ पर कृषि का कार्य, पशुपालन का कार्य, अन्य प्रकार के आर्थिक पेशे भी किए जा सकते थे, जिससे गांव बढ़ सकता था। और कई गांवों को मिलाकर के यदि अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो धीरे धीरे नगर भी बन सकता था। इस प्रकार ये जो जीवन की सेटलमेंट यानी अधिवास की जो पहली शर्त है, वो जल है, और जल चूंकि नदी, झील या तालाब के पास होता था, परंतु छल्लेदार कुओं ने जल की उपलब्धता को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया, इसलिए तेजी से जनसंख्या भी बढ़ा, कृषि बढ़ा, पशुपालन बढ़ा, यानी प्रत्येक संदर्भ में विकास का आधार बना ये छल्लेदार कुएं। तो छल्लेदार कुओं को हम एक क्रांति के रूप में ले सकते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसी को पता नहीं होगा। आर एस शर्मा जी ने एनसीईआरटी में लिखा है। आर एस शर्मा का जो सामाजिक आर्थिक इतिहास है की पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो मैंने चर्चा कर दिया कि ऐसे जो घटनाएं हैं जो क्रांतिकारी होती हैं, मानव के विकास में एक आधार का कार्य करती हैं, उनको यदि हम समझने लगे तो इतिहास की समझ हमारी बेहतर हो सकती है। तब इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनको भी बेहतर प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे छल्लेदार कुओं की तरह तमाम तरह की क्रांतियां हैं या तमाम तरह के विकास के आधार हैं, उसके दार्शनिक आधार भी होंगे। इवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दर्शन का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ, विश्व से भी उसको कैसे कोरिलेट करना है, उन सबको जोड़ करके हम देखेंगे। या तो विश्व का इतिहास पीटी में नहीं आता, चूंकि हमने आपको बताया ही, ये क्लास यूपीपीसीएस 2021 का जो पीटी होगा उसी के लिए हम करा रहे हैं। यूपीएससी में भी ये काफ़ी कारगर होगा। तो मेरा मानना था, आपको पहले ही मैंने बताया कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके जड़ या सोर्सेज से जब जोड़ करके अन्य विषयों से अंतर संबंधों के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, तो समझ हमेशा व्यवहारिक और वैज्ञानिक होता है। चलते हैं आगे अब इतिहास के ब्रांचेस पे। ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? उस प्रदेश में जो इतिहास की विधा या इतिहास चल रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें इकोनॉमी का क्या महत्व है। जैसे यहाँ मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। प्राचीन भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो धार्मिक क्रांति के तौर पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लिया जाता है। अब देखिए, धार्मिक क्रांति बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों तेजी से बढ़ना शुरू हुआ? राजत्व या राज्य के चलाने वाले सिद्धांतों में भी इन सिद्धांतों का अनुकरण किया जाने लगा। अशोक तक पे आप देखेंगे इसको कैसे। अब देखिए, एक तो मगध में जो ब्राह्मणवादी बाहुल्य था, वो उसका बोलबाला बनता जा रहा था, परंतु अन्य जो जाति या लोग थे, जाति या फिर जो वर्ग तो नहीं था उस समय, जाति ही कहते थे, जैसे क्षत्रिय ही ले लीजिए या राजपूत ही ले, राजपूत थी उस समय, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ही ले लीजिए, तो उनको भी अपने समाज में एक ऊंचा स्थान चाहिए था। तो देखिएगा, बौद्ध और जैन धर्म ने क्षत्रियों को तुलनातर उसे अधिक महत्व दिया। बुद्ध भी थे। यहाँ तक कहा जाता है कि जो महावीर थे, वो पहले किसी ब्राह्मणी के गर्भ में थे, परंतु वहाँ से निकाल कर उनको क्षत्रिय स्त्री गर्भ में दिया गया। अब यहाँ पर क्षत्रियों के महत्व को तुलनात्मक रूप से बढ़ाया जा रहा है। अर्थात ये धार्मिक जो अवधारणा है, वो राजत्व यानी राज्य के चलाए जाने वाले विचारों से कंसर्न हो जा रहा है। साथ ही साथ बुद्ध हो, महावीर हो, दोनों ने अहिंसा का सिद्धांत दिया। अब आप देखेंगे कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद से जैसे जैसे धीरे धीरे समाज अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, अब व्यापारियों का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों का समाज में स्थान भी काफ़ी नीचे था, स्थान उच्च दिया जाता था केवल ब्राह्मणों को ही। तो और व्यापार बढ़ेगा कैसे? तो एक तरफ व्यापारियों को समाज में बेहतर स्थान चाहिए था,
दूसरी तरफ व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से तेजी से ग्रो करेगा, बढ़ेगा, इसके लिए शांति चाहिए। तो अहिंसा की नीति भी यहाँ पर काफ़ी कारगर होगी। इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी एक क्रांति का नाम दिया जाता है। केवल एक धर्म का सृजन नहीं हुआ, बल्कि पूरे उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, उस इतिहास के अंतर्गत जोड़ें, तो एक वैचारिक स्तर पे इतना बड़ा आधार मिल रहा है, जिससे राजत्व का सिद्धांत या राज्य किस प्रकार से चलाया जाएगा, उन सबको इससे जोड़ा जाने लगा। इसीलिए व्यापारियों का महत्व बढ़ा। अहिंसा के सिद्धांत में अशोक के बाद जितने भी लोग आए, कहीं न कहीं उनका रुझान बौद्ध धर्म से ज़्यादा बेहतर कहें हम शांति से रहा। तो इस प्रकार से जो भी घटनाएँ घटती हैं, अर्थव्यवस्था यदि उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कहीं न कहीं उसको हम आर्थिक इतिहास जोड़ेंगे। साथ ही साथ ये कहावत भी है कि किसी भी राज्य के विकास का अश्व होता है राजस्व, यानी जो रेवेन्यू होता है, वही विकास कराता है राज्य का। आप ध्यान दीजिए, यदि राजस्व बेहतर है, तो कर जब बेहतर मिलेगा, तो राजा की स्थिति अच्छी होगी, कला और संस्कृति और विरासत का विकास बेहतर होगा। सेना के लोगों को या फिर जो भी लोग हैं मंत्रिपरिषद में, उनको वेतन बेहतर मिलेगा। कला के अंतर्गत चाहे संगीत हो, नृत्य हो, उन सब का विकास भी बेहतर होगा। तो ये सब कैसे संभव है? ये राजस्व से संभव है, और राजस्व का सीधा संबंध तो अर्थव्यवस्था से ही है। और अर्थव्यवस्था के स्रोतों में किस-किस प्रकार से उसका सृजन होगा, सॉरी, इसको आप देखेंगे। इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑफ वॉर, यानी कई बार देखा गया है कि बहुत फ्लरिश या एस्टैब्लिश स्टेट है, लेकिन उसको, जैसे आप वैशाली के गणसंघ को ही देखिए, तो वो अजातशत्रु चाह करके भी उसको जीत नहीं पा रहे थे। परंतु जो नगर बधू के रूप में फेमस थी अम्रपाली, उसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली को विजित कर लिया। जबकि वैशाली की जो गणसंघों की व्यवस्था थी, राजनीतिक स्तर पे अजातशत्रु की उस व्यवस्था से बेहतर थी। इवन तुर्क जो भारत में आए, बाबर ही आया, ये सबको पता है। बाबर ने लिखा भी है कि अब काबुल की गरीबी और नहीं। अर्थात समृद्धि के नाम पे काबुल के पास कुछ भी नहीं था, परंतु बाबर एक बड़ा बेहतरीन योद्धा था। युद्ध को या युद्ध की कलाओं में कहीं न कहीं बाबर और स्ट्रेटजी बनाने में वो आगे थे, इसलिए वो जीते भी। तो हिस्ट्री ऑफ वार से भी कई चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसमें युद्धों की जो श्रृंखला है, कड़ी है, उसमें जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको भी देखा जाना ज़रूरी होगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि राजत्व का सिद्धांत या राज्य चलाने की जो प्रक्रिया है, वो सीधे-सीधे पॉलिटिकल हिस्ट्री से ही कंसर्न होता है। नेशनल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब किसी राष्ट्र की जो इतिहास है, वो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास से भी जुड़ी होती है। विशेष तौर पे यहाँ मैं कहना चाहूँगा, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वही भविष्य में बाद में विश्व इतिहास के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएगा। सोशियो कल्चरल हिस्ट्री यूपीएससी के पीटी में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मानव के विकास का जो स्पष्ट प्रमाण है, सौंदर्य और श्रृंगार के तौर पे, वही कला और संस्कृति या विरासत के तौर पे हमें दिखता है। तो उसे तो हमें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद बेहतर समझ विकसित होने के साथ-साथ हमें उससे लगाव भी बढ़ता है, और तब मानव में जो सृजनात्मकता की क्षमता है, उसमें भी निखार आता है। तो इतिहास पढ़ने का ये सबसे बड़ा लाभ है। इसीलिए मुझे लगता है कि यूपीएससी जो सोशियो कल्चरल हिस्ट्री है, खास करके एंशिएंट और मिडीवल का, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ही पूछा जाता है। तो इसको तो हमें जानना ही चाहिए। हिस्ट्री ऑफ हिस्टोग्राफी अर्थात इतिहास लेखन क्या है? मतलब जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं या नेशनलिस्ट इतिहासकार हैं, वो किस प्रकार से इतिहास को देखते हैं। कहीं न कहीं इतिहास अतीत की कहानियाँ तो हैं, परंतु वर्तमान में, जैसे कोई एक स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक के पिताजी डीएम हैं, एक के पिताजी क्लर्क हैं। तो कहीं न कहीं जो डीएम का बेटा या बेटी होगी, उसमें थोड़ा अपने फादर को लेकर के गरिमा का भाव ज़्यादा होगा। माय फादर इज़ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसएसपी, जो भी, इस प्रकार से आप एक तुलना करके देखिए, एक राजा है, एक रंक है। तो कहीं न कहीं राजा का जो बेटा या बेटी होगी, उसमें गरिमा का भाव होगा कि मैं इस परिवार से आता या आती हूँ। तो हिस्टोग्राफी जो होता है ना, किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाए, किस प्रकार से उसको देखा जाए, समझा जाए, उसी का है। जैसे अंग्रेज़ों के समय में देखिएगा, जिनको उपयोगितावादी इतिहासकार कहते थे, उन जिसे मिल का नाम आता है मेनली, उसमें वो लोग इतिहास को इस प्रकार से बनाने का प्रयास किए कि भारतवासियों को ये बता दो कि आपका तो कोई इतिहास ही नहीं रहा है। ना आपके यहाँ कोई संस्कृति रहा है, ना कभी बेहतर राज्य रहा है, जो कुछ है वो हम दे रहे हैं, और व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी को लेके आए। तो हिस्ट्री ऑफ हिस्टोग्राफी भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार किसी खास उद्देश्य के साथ। जैसे आजकल आप स्टेटमेंट सुनते होंगे कि मैकाले तो चला गया, लेकिन मैकाले के वंशज भारत में रह गए, और आज भी अंग्रेजी को लेकर के वो गेम करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो हिस्टोग्राफी का
प्रोसेस है वो वर्तमान से लेकर के भविष्य के सृजन या निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि इससे क्वेश्चंस जीएस में नहीं आता, परंतु इतिहास को समझने में, उसका विश्लेषण करने में ये काफ़ी सहयोगी हो सकता है। रिलीजियस हिस्ट्री मैंने आपको बताया ही, धर्म केवल पूजा अर्चना की एक प्रक्रिया नहीं है। भारत में तो धर्म वैसे ही पूजा अर्चना की प्रक्रिया नहीं है। भारत में धर्म हमारा कर्तव्य भी होता है। जैसे पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पुत्र का पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है समाज के प्रति, जैसे चाणक्य का लीजिए, जो कौटिल्य थे, भारत में जो प्रथम भारत का साम्राज्य बना, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला चाणक्य ही थे। और राजा बनाने वाला किंग मेकर के तौर पर नहीं कह रहा हूँ मैं। उन्होंने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन इस प्रकार से किया। उनका एक फेमस कोटेशन भी आता है कि शिक्षक के गोद में ही प्रलय और सृष्टि दोनों पलते हैं। प्रलय का तात्पर्य विनाश से है, जो नंदवंश का हुआ, और सृजन या सृष्टि का तात्पर्य है कि बेहतर से बेहतर चीजों का सृजन भी हो सकता है। साथ में राजा का कर्तव्य, राज्य के प्रति जो चाणक्य का मूल सोच ही यही था कि राजा यदि कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा तो उसे राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो पर्यावरणीय इतिहास का भी समय आ चुका है। पर्यावरणीय इतिहास का मतलब ये होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप लीजिए, तो उस समय का जो इन्वायरमेंट था और लोगों ने किस प्रकार से उसको मेंटेन किया हुआ था। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखिएगा तो 2200 बीसी के आसपास, मतलब बिफोर द क्राइस्ट, जो पश्चिमोत्तर भारत से लेकर के, यानी उस समय जो पाकिस्तान था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से आप चले आइए भारत के लोथल, कालीबंगा या राखी गढ़ी आदि के क्षेत्रों में, भगवानपुरा तक इसका विस्तार माना जाता है भारत में। तो ओवरऑल जो वो प्रदेश था वो आज भी अर्धशुष्क है, उस समय भी अर्धशुष्क था। यानी पाकिस्तान के उस बहालपुर वाले क्षेत्र में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में 60 सीएम से ज़्यादा वर्षा पहले भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती। फिर भी जल की व्यवस्था, जल का प्रबंधन जिस प्रकार से उन लोगों ने किया था, ये एक बहुत बड़ा आगे के लिए आधार बन सकता है विकास के लिए। क्योंकि जल को लेकर के कहा जाता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, वैसे होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए, परंतु जल एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। तो जल का प्रबंधन यदि श्रेष्ठ प्रकार से इतिहास में हमें मिलता है, तो ये भी समझ में आता है कि वहाँ पर्यावरण किस प्रकार से मैनेज्ड होगा। और ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन में एक बड़ा कारण यह भी दिया जाता है कि पर्यावरण का क्षरण हो गया, अर्थात जो रिसोर्सेज थे नेचुरल, उनका अतिशय उपयोग कर लिया गया, जिससे जलवायु में भी तुलनातों से परिवर्तन हुआ। उसी की वजह से बाढ़ आए, कुछ विवर्तनीय घटनाओं से भी जोड़ा जाता है, जो फेयर सर्विस का सिद्धांत है। तो ओवरऑल जो पर्यावरण है वह भी कहीं न कहीं इतिहास की अब शाखाओं से जुड़ चुका है। तो आप उम्मीद करते हैं ब्रांचेज़ ऑफ हिस्ट्री भी आपको बहुत बेहतर प्रकार से समझ में आया होगा। साथ ही देखते हैं हम इतिहास में भारत में जो विधा का विकास हुआ, वो वैश्विक स्तर पे मान्य है, वो कैसे हुआ। तो एक है जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। सिंपल है कि मानव के विकास की प्रक्रिया में, जैसे एक छोटा-सा बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो केवल माँ का दूध पीता है। माँ की ही धीरे-धीरे वो पहचान करता है, 2-4 दिन के अंदर तो माँ की पहचान भी नहीं कर पाता। उसे ये बता दिया जाए कि ये आपकी माँ है, तो वही उसी को मान लेगा। धीरे-धीरे वो पहचानना शुरू करता है। आप उसको कीमती से कीमती वस्तु दे दीजिए, घड़ी दे दीजिए, शीशे का कोई सामान दे दीजिए, वो तोड़-तोड़ के ही खेलेगा जब 2-3 साल का होगा। परंतु धीरे-धीरे उसकी एक समझ का विकास होता है और भाषा का विकास होता है, वो खुद की अपनी इच्छाओं का संप्रेषण करना सीखता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में वह बच्चा आगे बढ़ता है। इतिहास को भी इसी प्रकार से देखने और समझने के अंतर्गत इतिहासकारों ने इसे विश्लेषित किया है और सभ्यता और संस्कृति के चरण में मानव ने जब लिखना पढ़ना सीखा, तब से हम उसे सभ्य मानते हैं और लिखने और पढ़ने की इस कला अर्थात लिपि का विकास ही इसका आधार बना। तो प्री हिस्ट्री का तात्पर्य, इसको पाक इतिहास भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री का तात्पर्य है मानव उस समय तक लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। बाकी खाना पीना सोचना, आग और पहिए का आविष्कार तो मानव कर चुका था। पत्थर के औजार अर्थात मेगालिथ जो पैलेयोलिथिक काल में आप देखेंगे पत्थर के औजारों का विकास भी कर चुका था। गुफाओं में रहने लगा था, समाज बना चुका था, गांव बना चुका था। चूंकि न्यूलिथिक काल भी इसी प्री हिस्ट्री से कंसर्न है, इसके बावजूद मानव को विकसित मानव या सभ्य मानव नहीं कहा जाता, क्योंकि मानव ने लिखना और पढ़ना नहीं जाना था। आज भी देखिए एसडीआई का जो रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वैश्विक स्तर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहीं न कहीं शिक्षा को एक बड़ा आधार बनाया जाता है।
तो प्री हिस्ट्री का तात्पर्य है मानव ने प्रत्येक प्रकार की गतिविधियां तो प्रारंभ कर दी थी, लेकिन हम उस मानव को सभ्य मानव नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि उस समय तक लिपि का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि पैलेलिथिक आर्ट में क्लासेस में आपको हम बताएंगे, चित्र के द्वारा बहुत चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि वो शिकार कैसे करते थे, किस प्रकार के औजार या हथियारों से करते थे, कैसे धीरे धीरे औजार छोटे होते चले गए। ये विकास में क्रांति का सूचक भी था। जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे आर्य शर्मा जी की, तो उसमें चकमक उद्योग का आता है, या कई प्रकार के ऐसे टर्म्स आते हैं जो हथियारों से ही कंसर्न है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब लिपि ही नहीं थी। जब लिपि नहीं थी तो लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, अर्थात इतिहास का वह भाग जिसके अंतर्गत मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लिपि का कोई प्रमाण नहीं मिला है, उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे। अब इसको सबसे पहले हम बता दें हिस्ट्री क्या होता है, तो यहाँ से आप सीधे यहाँ लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिपि है, यानी स्क्रिप्ट मिला है। अब स्क्रिप्ट मिला है तो लोग पढ़ना और लिखना जानते होंगे, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पढ़ना और लिखना जब से मानव जानने लगा, हम इतिहासकारों ने बताया कि तब मानव सभ्य हो गया, शिक्षित हो गया और तकनीकी मानव हो गया। उसने बहुत तेजी से विकास करना शुरू किया, अर्थात लिपि का होना। लेकिन ये बीच में फिर एक टर्म आता है प्रोटो हिस्ट्री। ये क्या है? तो ध्यान रखना है हमें, मानव ने लिपि का विकास तो कर लिया था, यानी पढ़ना लिखना मानव जानता था, लिपि था, लेकिन हम पढ़ नहीं सके। हम पढ़ नहीं सके, यानी इतिहासकार अभी तक इसको डिसेफर्ड नहीं कर सके, अर्थात पढ़ नहीं सके। इसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि अब ये रॉन्ग टर्म माना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्थात हड़प्पन सिविलाइजेशन जो भारत का प्रथम नगरीकरण या नगरीय सभ्यता मानी जाती है, ये विश्व के सबसे सुसभ्य या सभ्य और सुशिक्षित लोगों की सभ्यता थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इन लोगों के फेवर में था, जिसको भुगतान संतुलन कहते हैं। व्यापार और वाणिज्य काफी फ्लरिश था, काफी डेवलप था। जल निकासी की व्यवस्था इतनी समुन्नत थी कि इसकी तुलना केवल उस समय क्रीट सभ्यता से की जा सकती थी, और क्रीट सभ्यता भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता के लोगों की तुलना में 1/3 या 50% ही जल निकासी की व्यवस्था या जल प्रबंधन की व्यवस्था बेहतर कर सके थे। तो उनके पास लिपि तो थी, परंतु हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इतिहास के उस कालखंड को, उस व्यवस्था को हम प्रोटो हिस्ट्री अर्थात आद्य इतिहास कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री क्या है समझ में आ गया आपको, प्रोटो हिस्ट्री क्या है समझ में आ गया आपको, और हिस्ट्री क्या है ये भी समझ में आ गया आपको। अब फिर हिस्ट्री में हम देखेंगे तो एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न क्या है भाई? तो पहले के इतिहासकारों को आप देखेंगे, या पहले जब आज से 25-40 साल पहले के, तो रैंडमली, जैसे रोमिला थापर ने लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन वो किताब खत्म होता है बाबर के भारत पर होने वाले आक्रमण अर्थात 1526 एडी पे। तो क्या प्राचीन भारत का इतिहास वहां तक जाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है। रोमिला थापर का विचार भी बड़ा ही अतिशोक्तिपूर्ण है। उनके अनुसार भारत सपेरों और बहेलियों का देश है, जबकि भारत में जिस प्रकार के सभ्यता और संस्कृति फले फूली है, वो विश्व में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। इमैनुअल कांट जो विश्व के सबसे बड़े दार्शनिकों में शुमार रखते हैं, उनका स्टेटमेंट है इंडिया इज द क्रैडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। भारत विश्व के सभ्यताओं का पालना है। और उनको लगता है रोमिला थापर जी को कि ये बहेलियों और सपेरों का देश है। इस प्रकार के मंदिर या जिस प्रकार की कला और संस्कृति, ताजमहल भी हमारे गौरव का विषय है। जिस प्रकार की व्यवस्था, पहला गणसंघ विश्व का वैशाली बिहार में, ये भी भारत में ही पाया गया। इन्हीं भी हमें काउंटर नहीं करना, हमें पढ़ना है, सीखना है, जानना है, और आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। तो प्री, प्रोटो और हिस्ट्री क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, तो उसके परिवर्तन के आधार में सामंतवाद की प्रक्रियाएं कब आई, कब नहीं आई, या जो राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार से राज्य संचालित होता था, उस सब प्रक्रियाओं को देखने के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास, अब तो समकालीन भारत का इतिहास भी आ गया है। यानी 47, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ तब से लेकर डेथ ऑफ नेहरू अर्थात 1964 तक के इतिहास को भारत का समकालीन इतिहास कहते हैं। कई लोग इसे 89 अर्थात ग्लोबलाइजेशन तक मानते हैं। इसका समकालीन इतिहास का मतलब होता है बिल्कुल वर्तमान में चल रहा होगा तब तो करंट अफेयर्स या करंट हो गया, तो उसको राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं, उसे हम समकालीन इतिहास नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। तो जनरली होता है कि एक ट्रेंड पे ला करके जो पहले घटनाएं घटी हैं, जो आज भी परिवर्तन को आधार दे रही हैं, उसको हम समकालीन इतिहास कहते हैं।
तो कई जगह देखेंगे आप समकालीन इतिहास में 91 तक जब भारत में एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आता है, तब तक माना जाता है। वैसे यूपीएससी के सिलेबस में 1947 अर्थात स्वतंत्रता से लेकर के 1964 तक के इतिहास को समकालीन इतिहास कहा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं इतिहास क्या है, किस प्रकार से इसका अध्ययन होता है, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ है, उसके बेसिस कौन से हैं, ये सब आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे क्लास में हम लोग जानेंगे इतिहास का स्रोत क्या है, इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण कैसे होता है, वर्गीकरण के अंतर्गत खास करके जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके वर्णनों को किस प्रकार से या उनके पॉइंट्स को किस प्रकार से आप याद करेंगे, इसका ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि कंसेप्चुअली यदि उसको पढ़ें तो आपको तुरंत सरलता और सहजता के साथ याद भी हो सकता है। तो इतिहास के दूसरे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।